जाता है। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कर्सिंग रोल या रोल कर्सर क्या होता है, और इसमें हम लोग जो है आपको बता दूं एंगल ऑफ नीप किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, एंगल ऑफ नीप क्या होता है ये भी देखेंगे हम लोग। डेरिवेशन के साथ ये वीडियो पूरा होगा, तो हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन की बात करेंगे, तो क्योंकि ये भी एक प्रकार का कर्सर है तो ये भी आपका कोरस पार्टिकल्स को इंटरमीडिएट पार्टिकल्स में ही कन्वर्ट करेगा, और इसका भी एम हम लोग को यही रहता है कि इंटरमीडिएट पार्टिकल्स प्रोवाइड करना। प्रिंसिपल की बात करें तो यह भी कंप्रेशन फोर्स के प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है। अगेन हम लोग बात करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन का कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। देखिए इसका कंस्ट्रक्शन में क्या है ना, दो रोलर लगे हुए रहते हैं, वन रोल और दो रोल। ये दोनों रोलर जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। यहाँ से हम लोग फीड डालते हैं, दोनों रोलर जो है एक मोटर से कनेक्ट रहता है, जो मोटर इसको रोटेशन प्रोवाइड करता है। ऊपर से फीड डालेंगे, दोनों के बीच में कंप्रेशन फोर्स लगेगा और ब्रेक होकर नीचे गिर जाएगा। चलिए इसके हम लोग वर्किंग की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है ये, ठीक है, वन रोलर और ये सेकेंड रोलर, दोनों रोलर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। आगे हम लोग देखिए ये कुछ इस तरह रन करता है, कुछ इस तरह आपका प्रोडक्ट मिलेगा टूट टूट के। यहाँ से हमने फीड डाला, दोनों रोलर के बीच में कंप्रेशन फोर्स लगता है और ये टूट टूट के नीचे गिर जाता है। वर्किंग की बात करें तो ये आप पढ़ सकते हैं, इसका वर्किंग बहुत ही आसान है। द मटेरियल इज टू बी क्रश्ड इज फेड फ्रॉम द टॉप, टॉप से मटेरियल को हम लोग डालेंगे। एज द रोल्स रोटेट, रोल्स ये जो रोलर है ये हम लोग का रोटेट करेगा। द मटेरियल गेट्स कॉट बिटवीन देम एंड गेट्स रिड्यूस्ड इन द साइज बाय कंप्रेशन एंड डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से डिस्चार्ज करेंगे। जैसे ऊपर से फीड डालेंगे ये दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, कंप्रेशन फोर्स लगेगा। कंप्रेशन फोर्स की मदद से ये जो आपका फीड है वो टूट जाएगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और बॉटम से हम लोग प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त कर लेंगे। स्पीड रोल की बात करें तो ये वेरी करता है, 50 से 300 रिवॉल्यूशन पर मिनट है। कर्सिंग रोल्स आर सेकेंडरी कर्सर एक्सेप्टिंग फीड 12 से 75 mm इन साइज। फीड का जो साइज है इसमें 12 से 75 mm का होना चाहिए। एंड यील्डिंग प्रोडक्ट जो है आपका 12 mm से 20 मेस तक का जो होता है उससे पास कर जाएगा। ये था ओवरऑल हम लोग का। अब डेरिवेशन ऑफ एंगल नीप की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि एंगल ऑफ नीप होता क्यों है और इसका डेरिवेशन क्यों जरूरी पड़ गया। इससे पहले हम लोग इसका डिफिनीशन देखते हैं। इसका डिफिनीशन कहता है कि एंगल ऑफ नीप इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट टू द रोल फेस एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विथ पार्टिकल टू बी क्रश्ड। कहने का मतलब क्या है ये समझिए। सबसे पहले समझेंगे कि एंगल ऑफ नीप हमें क्यों निकालना पड़ रहा है। देखिए ये आपका एक रोलर है, ठीक है, ये आपका एक रोलर है और ये आपका दूसरा रोलर है। नीप का मतलब होता है फंसना। अब ये आपका फीड है, ये क्या है, फीड है। फीड को मान लीजिए हमने ऊपर से नीचे किया। अब इस स्थिति में क्या क्या हो सकता है मेरे दोस्त, इस स्थिति में ये हो सकता है कि ये फीड नीचे जाए ही नहीं, इसी के ऊपर बाउंस करता रहे। ये भी तो हो सकता है अगर सर्कुलर फीड आ जाए, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ गिराएंगे तो इसके ऊपर फ्लोट करेगा, इस तरह फ्लोट करेगा और ये नीचे जाएगा नहीं, मतलब इस पर फंसेगा ही नहीं। तो किस एंगल से इसको हम गिराएंगे कि फीड को इसमें फंसना चाहिए और टूटना चाहिए। तो इसलिए हमें एंगल ऑफ नीप निकालना जरूरी है कि एंगल ऑफ नीप कितना होगा कि ये बाउंस नहीं करेगा, मतलब इस पे फ्लोट इस तरह का नहीं करेगा, ये नीचे जाएगा और इसमें फंस जाएगा। इस बात को जानने के लिए हमें एंगल ऑफ नीप निकालना बहुत ही जरूरी पड़ गया है, ठीक है। एंगल ऑफ नीप किस प्रकार निकालते हैं ये हम लोग अभी समझेंगे बहुत ही अच्छे से। देखिए ये आपका एक सर्किल है, ये आपका फर्स्ट रोलर है, ये आपका सेकेंड रोलर है। ये दोनों रोलर जो है ना एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है और इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, ठीक है। ये दोनों रोलर एक साथ एक स्पीड से मूव करता है, ठीक है, रोटेट करता है। अब आराम से सुनिए, हमने क्या किया, यहाँ से इस फीड को डाला, इस फीड को डाला। ये आपका सेंटर है जिसका नाम ओ दिया हुआ है। इसका रेडियस ये आपका आर है और ये रेडियस भी कितना हो जाएगा, आर है। और ये इसके बीच की जो ये डिस्टेंस है डी है। और बात करें यहाँ से इसका ये एंगल जो है ये आपका अल्फ़ा है और ये भी आपका अल्फ़ा है। दोनों की बात करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा हो जाएगा मेरे दोस्त। अब देखिए ये जो आपका फीड है, फीड और रोलर ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट करेगा ना। कांटेक्ट जहाँ पे क्या है, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ किया है, जिस लाइन का नाम पड़ा टेंजेंट लाइन।
और इस लाइन सेम इस रोलर से भी एक टेंजेंट लाइन को ड्रॉ किया गया है जिसका नाम क्या है, टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन, ये लाइन एक प्रकार का परपेंडिकुलर लाइन है। ये दोनों इस पॉइंट पे टच किया है जिसका नाम हमने दिया ओ। ठीक है, अब देखिए एकदम आराम से सुनिए, कोई जल्दबाजी नहीं है हमको। और ये जो देख रहे हैं आप फीड, इसका रेडियस हमने दिया कैपिटल आर। कैपिटल आर है इसका रेडियस। ओके, अब आराम से सुनिए, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है मेरे दोस्त। इस टेंजेंट, ये जो आपका सर्किल रोलर है, ये दोनों देखिए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में इधर, और ये भी इधर। तो टेंजेंशियल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? निश्चित रूप से टेंजेंशियल फोर्स जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। निश्चित रूप से टेंजेंशियल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब देखिए एकदम आराम से, जब ये जो आपका फीड है जैसे इसके रोलर के कांटेक्ट में आएगा तो ये रोलर जो है इस फीड के ऊपर एक फोर्स लगाएगा कि नहीं तुम नीचे मत जाओ, तुम ऊपर जाओ। इसको जैसे जैसे बॉल को आप एक वॉल में हिट कीजिएगा तो बॉल आपको वापस आप ही को मिलेगा ना। सेम इसी तरह जैसे ये बॉल इसको हिट किया ना, इस तरह रोलर भी दोनों साइड से आपको बायोन्सी फोर्स ऊपर की ओर धकेलने की कोशिश करेगा। मतलब एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, इस तरह का। अब देखिए, अगर ये टेंजेंशियल फोर्स और ये फोर्स दोनों है ना, दोनों फोर्स इक्वल हो जाए तो ये क्या होगा मेरे दोस्त, ये इसके ऊपर फ्लोट करेगा, ये नीचे नहीं जाएगा। मतलब इसको हमें नीचे गिराना है तो वर्टिकली, तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगना चाहिए। मतलब ये जो फीड है आपका नीचे कब गिरेगा, जब रिजल्टेंट फोर्स आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। मैं यही बात आपको एक लेजर की सहायता से समझाऊंगा। ये देखिए, ये जो आपका फीड है ये नीचे कब जाएगा, जब रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तब जाके आपका ये रिजल्टेंट ऊपर नीचे जाएगा। इसके लिए कुछ एजम्पशन भी है। एजम्पशन क्या होगा, ये जो आपका पार्टिकल है ये स्फेरिकल साइज में होना चाहिए, और रोलर का जो ये सरफेस है ये स्मूथ होना चाहिए, और ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होना चाहिए। जो एजम्पशन है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है निग्लिजिबल होना चाहिए। चलिए, अब हम लोग को मेन निकालना क्या है, हमको निकालना क्या, एंगल ऑफ नीड निकालना है। उससे भी पहले हम लोग ये निकालेंगे कि ये जो आपका फीड है वो नीचे कब गिरेगा। नीचे कब गिरेगा, नीचे तब गिरेगा जब आपका रिजल्टेंट फोर्स जो है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग पेन लेंगे। देखिए, पार्टिकल को क्रश करने के लिए मैं लिखता हूँ टू क्रश द पार्टिकल, to crush the particle, the resultant to crush the particle, the resultant force should be, resultant force should be vertically downward, should be vertically downward। अब आराम से देखिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगना चाहिए। यहाँ पे दो फोर्स लग रहा है, एक टेंजेंशियल फोर्स और एक नॉर्मल फोर्स। इस टेंजेंशियल फोर्स के रिगार्डिंग वर्टिकली डाउनवर्ड में कितना फोर्स लगेगा वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये आपका ये टेंजेंशियल फोर्स है, इसके रिगार्डिंग हम एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, ये आपका टेंजेंट लाइन हो गया, ये आपका इधर का लाइन हो गया, सीधा लाइन जो है, और ये आपका एक इधर का लाइन। ठीक है, ये देखिए ये ट्रायंगल है, मैं वो लेता हूँ लेजर पॉइंटर। ये देखिए कुछ इस तरह ऐसे है, ठीक है, ये इसमें फिर ये ऐसे, और इसको एक लाइन ऐसे करके मैंने मिला दिया, ये है आपका। ठीक है, और एक देखिए ये लग रहा है ना, नॉर्मल फोर्स यहाँ से लग रहा है, इसके द्वारा इस वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब इसका निकालना पड़ेगा कितना लगेगा। तो एक और ट्रायंगल में ड्रॉ करूंगा अभी ये। ठीक है, ये देखिए मैं फिर से अभी पेन लूंगा, पेन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अभी। आप लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से समझेंगे, बहुत ही कॉन्सेप्ट का चीज़ है ये। देखिए कुछ इस तरह का, इसका नाम क्या है, ये पॉइंट आपका O है, ये पॉइंट आपका T है, और ये पॉइंट आपका कितना है, मान लीजिए P है। ठीक है, और मेरे दोस्त हम मान लेते हैं कि यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो FT हो रहा है। मतलब इस डायरेक्शन में जो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है वो FT लगेगा। हमको निकालना कौन सा है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड निकालेंगे ना, डाउनवर्ड निकालेंगे तब तो ये नीचे जाएगा ना, तो हमको ये फोर्स निकालना है। सेम इस ट्रायंगल के लिए लेंगे, इसका नाम क्या है, यहाँ पे A है और ये आपका O हो गया,
और ये आपका बी हो गया। ठीक है, ये फोर्स यहाँ पे मान लीजिए नॉर्मल फोर्स जो लग रहा है इसको हमने एफ एन लेट कर लिया। हमको निकालना क्या है, ये निकालना है, जबकि ये बता दिया है फिगर कि ये जो एंगल है आपका ये अल्फा है, और ये भी बता दिया है कि ये जो है आपका अल्फा है। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना है ओपी, बेस निकालना है, तो कौन फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस का लगाएंगे। कॉस अल्फा इक्वल्स टू बेस, बेस का मतलब क्या होता है, ओपी, बेस बाय हाइपोटेनस मतलब एफ टी। अब देखिए सेम इस ट्रायंगल में हम लोग आएंगे, इस ट्रायंगल में हमको देखिए ये एंगल हो गया, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस, तो इसमें साइन का लगाएंगे, साइन अल्फा इक्वल्स टू व्हाट, ओ बी डिवाइडेड बाय एफ एन। अब देखिए इसको क्रश होने के लिए, ये जो आपका फीड है इसको कर्सिंग होने के लिए टेंजेंशियल फोर्स और नॉर्मल फोर्स में क्या होना चाहिए, टेंजेंशियल फोर्स जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ये देखिए ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और टेंजेंशियल फोर्स जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब टेंजेंशियल फोर्स का इस नॉर्मल फोर्स से बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, क्या होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले ओपी निकालते हैं, यहाँ से ओपी क्या हो जाएगा, एफ टी इंटू कॉस अल्फा। ओपी क्या है, टेंजेंशियल फोर्स की वजह से वर्टिकली डाउनवर्ड लगने वाला फोर्स है, ये एफ एक प्रकार का फोर्स है जो कि टेंजेंशियल फोर्स की वजह से वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। ये क्या हो जाएगा, एफ टी कॉस अल्फा। यहाँ से हमको ओबी निकालना पड़ेगा, ओबी क्या हो जाएगा, एफ एन साइन अल्फा। ओबी क्या है, नॉर्मल फोर्स की वजह से, नॉर्मल फोर्स की वजह से वर्टिकली अपवर्ड लगने वाला फोर्स है ये। तो मेरे दोस्त इसका क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये भी फोर्स है एक प्रकार का, एफ एन, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, एफ एन साइन अल्फा। अब मेरे दोस्त ये फीड क्रश कब होगा, ये जो आपका फीड जो डाल रहे पार्टिकल जो डाल रहे हैं क्रश कब होगा, जब डाउनवर्ड वाला फोर्स ज्यादा होगा। यहाँ पे हमने लिखे हैं कि रिजल्टेंट फोर्स शुड बी वर्टिकली डाउनवर्ड। कहने का मतलब है कर्सिंग के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं, ये देखिए फॉर कर्सिंग, यदि आपको कर्सिंग करना है तो उसके लिए जो है ये एफ एफ टी शुड बी ग्रेटर देन एफ एफ एन। ओके, यहाँ से आप लोग देखिए एक चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हो गया एफ टी कॉस अल्फा शुड बी ग्रेटर देन एफ एन साइन अल्फा। ठीक है, ये देखिए एफ टी डिवाइडेड बाय एफ एन ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। अब देखिए एफ टी टेंजेंशियल फोर्स का फैक्टर और नॉर्मल फोर्स का फैक्टर, टेंजेंशियल फोर्स एंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल फोर्स, इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फाइनिंग फैक्टर इज ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा, साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा ग्रेटर देन टेन अल्फा। अब मेरे दोस्त ये रिलेशन जो हमने अभी निकाला है ये किसके लिए है, फॉर कर्सिंग, कर्सिंग के लिए ये हो गया। यहाँ पे जो आपका ये जो अल्फा देख रहे हैं ना, यही अल्फा आपका है एंगल ऑफ नीफ। ठीक है, एंगल ऑफ नीफ। मान लीजिए अगर ये म्यू जो है टेन अल्फा के इक्वल हो गया तो कर्सिंग हो पाएगा क्या, इस स्थिति में कर्सिंग नॉट पॉसिबल। इस स्थिति में ये जो आपका अल्फा है ये अल्फा हो जाता है एंगल ऑफ बाइट। ठीक है, इस स्थिति में नो कर्सिंग, नो कर्सिंग। ठीक है, इस स्थिति में कर्सिंग नहीं होगा। अब मेरे दोस्त अब मैं ब्लैक पेन लेता हूँ, थोड़ा सा एकदम कोई जल्दबाजी नहीं, यहाँ पे एक गौर कीजिएगा, जगह की बहुत कमी है हम लोग के पास, मैं थोड़ा सटा सटा के लिखना था हमको, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए, आई होप बेहतर समझ में आ गया होगा आप लोग को। ये हम लोग देख रहे हैं एंगल ऑफ नीफ। ठीक है, अब देखिए अगेन हम लोग आते हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल
ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी में आते हैं। यहाँ से हम निकाल रहे हैं कॉस अल्फा इक्वल्स टू व्हाट, बेस। बेस यहाँ पे क्या है जी, ए ओ डिवाइडेड बाय ए बी, ए ओ डिवाइडेड बाय ए बी। अब मेरे दोस्त एकदम आराम से कॉस अल्फा इक्वल्स टू ए ओ है ना, ए ओ यहाँ से देखिए, ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका ओ, तो ए ओ क्या हो जाएगा आर प्लस डी, आर प्लस डी। ए बी की बात करते हैं हम लोग, ए बी क्या हो जाएगा आर प्लस कैपिटल आर, आर प्लस कैपिटल आर। अब थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ, आराम से देखिएगा। ये हम लोग का क्या है कॉस अल्फा, हाँ सॉरी इसको इरेज करना पड़ेगा। इन स्टैंडर्ड यदि हम लोग एंगल ऑफ नीव की बात करें तो ये जो अल्फा का मान होता है ना 16 डिग्री होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू है ये। एंगल ऑफ नीव स्टैंडर्डी अल्फा इक्वल्स टू 60 डिग्री लिया जाता है। यहाँ पे देखिए हमने 2 अल्फा लिया है, तो 2 अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 32 डिग्री। सो जब आप लोग लेंगे cos 16 डिग्री इक्वल्स टू व्हाट, आर प्लस डी डिवाइडेड बाय आर प्लस कैपिटल आर, तो अल्फा 16 cos 16 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.961 इक्वल्स टू आर प्लस डी डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। तो ये हम लोग का है टोटल अबाउट ऑफ एंगल ऑफ नीव। ठीक है, यदि आपसे एग्जाम में पूछता है तो आप यहाँ तक डिराइव कर देंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच हमारे वीडियो में बने रहने के लिए।